लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलेर आचार्य की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ में आज हम 22वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 22वां चैप्टर आर्थिक मंदी से संबंधित आज का चैप्टर रहने वाला है। एक छोटा सा चैप्टर है, तो करते हैं इस आर्थिक मंदी के चैप्टर को, 22वें नंबर चैप्टर को शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है। काला गुरुवार के नाम से कौन सा दिन जाना जाता है? 24 अक्टूबर 1929 का दिन। 24 अक्टूबर 1929 क्या हुआ था इस दिन? राष्ट्रपति हुवर के कार्यकाल में 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में गिरावट का दौर प्रारंभ हुआ। इसी दिन को वॉल स्ट्रीट क्रैश के कारण काला गुरुवार कहा जाता है। राष्ट्रपति हुवर ने विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यंग योजना प्रस्तावित की। इस योजना को औपचारिक रूप से जनवरी 1930 में अपनाया गया। विश्व इतिहास में 29 अक्टूबर 1929 को काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन शेयरों की सर्वाधिक बिक्री हुई और अमेरिकी शेयर बाजार में और अधिक गिरावट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस देश से हुई? 1929 में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी? 1929 में आर्थिक मंदी की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? अमेरिका से। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? निम्नलिखित में से आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? युद्ध, क्षतिपूर्ति और ऋण। दे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मुख्यतः आर्थिक मंदी का काल माना जाता है। मुख्यतः आर्थिक मंदी का काल कौन सा माना जाता है? 1929 से लेकर 1933 ईस्वी तक का काल। अगला प्रश्न है कि महान मंदी के दौरान बंद होने वाला क्रेडिट इंस्टॉल्ड बैंक किस देश का था? महान मंदी के दौरान बंद होने वाला क्रेडिट इंस्टॉल्ड बैंक कौन से देश का था? तो यह बैंक था ऑस्ट्रिया का। आर्थिक मंदी से 1931 में ऑस्ट्रिया का सबसे मजबूत समझे जाने वाला बैंक क्रेडिट एस्ट्रोल्ड डूब गया और इसके 2 माह बाद जुलाई 1931 में जर्मनी का ड्रम स्टैंडर्ड und नेशनल बैंक दिवालिया हो गया। इसी समय ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी पतन हो गया था। अगला प्रश्न है कि 1931 तक स्वर्ण के विषम विभाजन के अंतर्गत 1931 तक स्वर्ण के विषम विभाजन के अंतर्गत संसार का आधे से अधिक सोना किन 2 देशों के पास था? 1931 तक स्वर्ण के विषम विभाजन के अंतर्गत संसार का आधे से अधिक सोना कौन से 2 देशों के पास था? अमेरिका के पास और फ्रांस के पास। आर्थिक मंदी के कारण इंग्लैंड ने 21 सितंबर 1931 को स्वर्णमान का त्याग करके सोने का निर्यात बंद कर दिया। अप्रैल 1933 में अमेरिका ने स्वर्णमान का त्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक किस नाम से जाना जाता है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक किस नाम से जाना जाता है? डॉ जोन्स। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि महान आर्थिक मंदी से कौन सा देश अप्रभावित रहा? कौन सा देश इससे प्रभावित नहीं हुआ था? तो अमेरिका इससे प्रभावित हुआ, जापान प्रभावित हुआ, बेल्जियम प्रभावित हुआ, रूस जो इससे अप्रभावित रहा था। साम्यवादी लेखक तथा मार्क्सवादी इतिहासकार इसे पूंजीवादी व्यवस्था का आंतरिक संकट मानते हैं। रूसी लेखक जैसे ट्रोट्स्की, बुखारिन इस मंदी को आर्थिक संकट नहीं मानते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इससे रूस भी प्रभावित होता। अगला प्रश्न है कि विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यंग योजना किसने प्रस्तावित की? विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यंग योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? हुवर के द्वारा। 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा।
औपचारिक रूप से यह योजना जनवरी 1930 में दूसरे हैग सम्मेलन में अपनाई गई। अमेरिका राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने 1931 में विश्व के सामने क्षतिपूर्ति सहित सभी अंतर सरकारी ऋणों की वसूली 1 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। इसे हूवर हूवर विलंब काल कहा जाता है। राष्ट्रपति हूवर ने बैंकों, बीमा कंपनियां, कृषि साख एवं निजी उद्यमकर्ताओं के लिए सस्ती एवं सुलभ साख व्यवस्था प्रदान करने के लिए फरवरी 1932 में पुनर्निर्माण वित्त निगम एवं संघीय कृषि बोर्ड संस्थाओं का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदी से निपटने के लिए अमेरिका में न्यू डील योजना किसने लागू की? मंदी से निपटने के लिए अमेरिका में न्यू डील योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? रूजवेल्ट के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। अमेरिका में 1932 ईस्वी के चुनाव में रिपब्लिकन दल की हार हुई तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मार्च 1933 में बागडोर संभाली। 1933 ईस्वी में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नवीन कार्यक्रम न्यू डील के अंतर्गत प्रभावशाली कदम उठाए। अमेरिकन पुनरुद्धार के लिए किए गए उपायों को न्यू डील कहा गया। रूजवेल्ट के नवीन कार्यों के 3 मुख्य उद्देश्य थे: पुनरुत्थान, सुधार तथा संतुलन। पुनरुत्थान का उद्देश्य राष्ट्र को घातक मंदी से बाहर निकालना। सुधारवादी कार्यक्रमों का उद्देश्य उन आर्थिक बुराइयों को दूर करना था जिनके कारण आर्थिक संकट आ गया। संतुलन का उद्देश्य आर्थिक प्रणाली में संतुलन स्थापित करना था, जिसके अंतर्गत कमजोर क्षेत्रों जैसे श्रम तथा कृषि को मजबूत बनाना तथा अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योग तथा वित्त को दृढ़ संघीय नियंत्रण के अंतर्गत लाना था। इस प्रकार न्यू डील का मुख्य कार्य पूंजीवाद की रक्षा करना था। अगला प्रश्न, डोल क्या था? अगला प्रश्न है कि डोल क्या था? तो डोल क्या था? डोल एक बेरोजगारी भत्ता था। बेरोजगारी भत्ते को जो डोल कहा गया था। मंदी के समय में इंग्लैंड सरकार द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते को डोल कहा जाता था। मंदी के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किस देश ने वाणिज्य नीति को त्याग कर सैनिक नीति को अपनाया? मंदी के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किस देश ने वाणिज्य नीति को त्याग कर सैनिक नीति को अपनाया था? जापान ने। सी नंबर ऑप्शन। प्रोफेसर टोयनबी ने जापान की तत्कालीन स्थिति की व्याख्या करते हुए लिखा कि दीर्घकालीन विश्वव्यापी मंदी से पीड़ित जापानी जनता ने अंत में व्यापारिक विस्तार की नीति को छोड़कर सैनिक विजय की नीति के पोषक सैनिक नेतृत्व को स्वीकार किया। मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया का था, जिसने यूरोप को एक आर्थिक संघ यूरोपीय संघ का निर्माण करने का प्रस्ताव किया, परंतु आर्थिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय ईर्ष्या के कारण कोई महत्वपूर्ण समझौता नहीं हो सका। इसी क्रम में जून जुलाई 1932 में लोसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, जर्मनी तथा इटली आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यंग योजना को समाप्त कर दिया गया तथा जर्मनी से केवल 75 करोड़ डॉलर की राशि की मांग की गई। इस प्रकार जर्मनी को 90% ऋण की राशि की छूट मिल गई। मंदी की चपेट में आए जर्मनी ने 1932 में यह घोषणा कर दी कि अब जर्मनी क्षतिपूर्ति की किस्त नहीं चुका सकता। अगला प्रश्न है कि आर्थिक मंदी के मुख्य कारण कौन कौन से थे? आर्थिक मंदी के मुख्य कारण कौन कौन से थे? व्यापार चक्र का प्रभाव, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन की अधिकता, स्वर्ण का विषम विभाजन, सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति। आर्थिक मंदी का मुख्य कारण व्यापार चक्र का प्रभाव, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन की अधिकता, स्वर्ण का विषम विभाजन और सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति। चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। उपरोक्त के अलावा आर्थिक मंदी के अन्य कारण भी थे। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, क्षतिपूर्ति व युद्ध ऋण, संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता, आय के वितरण की विषमता में वृद्धि, यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था की निर्बलता, उपभोग में कमी, यंत्र जनित बेरोजगारी, बचत की प्रवृत्ति की कमी और संरक्षण अपवाद। अगला प्रश्न है कि कौन सी विचारधारा के लेखक आर्थिक मंदी को पूंजीवादी व्यवस्था का आर्थिक संकट मानते हैं? कौन सी विचारधारा के लोग जो पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक मंदी को जो पूंजीवादी व्यवस्था का आंतरिक संकट मानते हैं? तो इसमें साम्यवादी लेखक और मार्क्सवादी लेखक। ए और ब दोनों हैं जो इसके राइट होंगे।
अगला प्रश्न है कि मंदी से निपटने के लिए लंदन में विश्व आर्थिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ। मंदी से निपटने के लिए विश्व आर्थिक सम्मेलन जो यह कब आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था जून 1933 के अंदर। 1933 में हुआ था, जून 1933 में। 6 नंबर ऑप्शन। लोसान सम्मेलन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राष्ट्रसंघ ने जून 1933 में विश्व आर्थिक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 64 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सर्वप्रथम मुद्रा में स्थिरता लाने के संबंध में विचार हुआ। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण नीति का अंत कर परस्पर सहयोग की नीति अपनाने की बात कही गई। फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा कि संरक्षण नीति का अंत करने से पहले मुद्रा का स्थिरीकरण करना आवश्यक है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के यह पुस्तक जो लिखी गई जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा लिखी गई। आधुनिक अर्थशास्त्री कॉन्डलीफ ने अपने पुस्तक द कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न के मूल्य की विकृति 1929 से 1932 के आर्थिक संकटों के प्रमुख कारणों में से एक थी। इसी प्रकार स्वीडिश लेखक ऑलहेन ने अपनी पुस्तक नाउ और नेवर में यह विचार व्यक्त किया कि औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में मंदी ऐसे समय में आरंभ हुई जबकि विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक क्षमता बहुत कम हो चुकी थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन महान मंदी द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन महान मंदी द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? न्यू डील। ए नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए रूजवेल्ट ने कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जो अमेरिकी आधुनिक इतिहास में 100 दिन 9 मार्च से 15 जून 1933 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इन 100 दिनों के कांग्रेस ने इस अधिवेशन में देश के वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक जीवन के कार्यकलापों के संचालन के लिए कई आवश्यक विधेयक स्वीकृत किए। इस संबंध में पारित विधेयकों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम तात्कालिक और आवश्यक समस्याओं से संबंधित तथा द्वितीय स्थायी उन्नति से संबंधित। इन दोनों प्रकार के विधेयकों को क्रमशः सहायता और पुनरुत्थान तथा सुधार एवं पुनर्निर्माण की संज्ञा दी गई तथा इन्हें सामूहिक रूप से न्यू डील का नाम दिया गया। 1933 ईस्वी में रूजवेल्ट ने अपने राजनीतिक विचारों को निरंतरता देने के लिए एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम लुकिंग फॉरवर्ड था। न्यू डील के 3 उद्देश्य थे: रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। न्यू डील के तहत निम्न कार्यक्रम शुरू किए गए। न्यू डील के तहत कौन कौन से कार्यक्रम किए गए? तो पहला, किसानों का राहत कानून 1933 और कृषि समायोजन प्रशासन द फार्मर रिलीफ एक्ट 1933 एंड द एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एडमिनिस्टर 1933। नागरिक सुरक्षा सेना CCC सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्पस CCC 1933। राष्ट्रीय औद्योगिक रिकवरी कानून 1933 द नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट। इसके अलावा द फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन 1933, द वर्कर्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा द सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935, द वैगनर एक्ट 1935। अगला प्रश्न है कि महामंदी के समय के दौरान किस कारण से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया? महामंदी के समय के दौरान किस कारण से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया? किस कारण से नहीं किया? राजनीतिक अस्थिरता के डर से नहीं, अप्राप्त डिफॉल्ट के उच्चतम वृद्धि के डर से, यह भी गलत है, चांदी मानक विनिमय के परिवर्तन करने की जरूरत की वजह से नहीं, विदेशी प्रेषण भरने के सरकार पर आए अनुग्रह की वजह से। महामंदी के दौरान
अब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन नहीं किया, यह इसका मुख्य कारण था विदेशी प्रेषण भरने के सरकार पर आए अनुग्रह की वजह से। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि महान आर्थिक मंदी पर टिप्पणी करते हुए निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने अपने देशवासियों से इस शब्दों में आग्रह किया। महान आर्थिक मंदी पर टिप्पणी करते हुए निम्नलिखित में से अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से कौन सा था जिसने अपने देशवासियों से आग्रह किया कि हमें किसी से डरना है, वह है स्वयं डर। हमें अगर किसी से डरना है तो वह है स्वयं का डर। तो यह कहा था रूजवेल्ट ने। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओटावा समझौता किन देशों के मध्य हुआ। ओटावा समझौता किन देशों के मध्य हुआ था। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्यों के मध्य। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के जो सदस्य थे, इन सदस्यों के मध्य जो ओटावा समझौता हुआ था। मंदी से निपटने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों ने क्षेत्रीय प्रबंध किए, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन आदि ने ओस्लो गुट बनाकर कृषि प्रधान देश हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्यों ने 1932 ईस्वी में ओटावा समझौता करके अपने आयात निर्यात को संतुलित किया था। अगला प्रश्न है कि टेनेसी घाटी परियोजना किस कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की गई। टेनेसी घाटी परियोजना कौन से कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की गई थी। न्यू डील के तहत। ए नंबर ऑप्शन। न्यू डील कार्यक्रम में टेनेसी घाटी क्षेत्र, जो कि एक बहुत ही अविकसित क्षेत्र था, में विकास के लिए महती परियोजना बनाई गई। इसे टेनेसी घाटी परियोजना कहते हैं। यह न्यू डील काल की अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था टेनेसी वैली डेवलपमेंट एक्ट। इसका उद्देश्य था नदी के समीप के क्षेत्रों का विकास तथा प्राकृतिक साधनों का उपयोग। न्यू डील की नीति के अंतर्गत जो विभिन्न नीतियां अपनाई गई उसको हम मोटे रूप से कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। औद्योगिक नीति, कृषि संबंधी नीति, सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थान नीति, मुद्रा एवं साख नीति और परिवहन नीति। अगला प्रश्न है कि आर्थिक मंदी की विशेषताओं के संबंध में समूह की सहायता के कोट का चयन कीजिए। आर्थिक मंदी की विशेषताओं के संबंध में समूह की सहायता का कोट। सहायता में कौन कौन से सम्मिलित है। औद्योगिक उत्पादन की कमी। आर्थिक मंदी के कारण में कौन कौन से विशेषता कौन कौन से है। औद्योगिक उत्पादन की कमी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्रय शक्ति की कमी हुई और मुद्रा संकुचन हुआ, बाजार में मुद्रा की कमी हुई। औद्योगिक मंदी से औद्योगिक उत्पादन में कमी आई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्रय शक्ति में कमी हुई और मुद्रा संकुचन, बाजार में मुद्रा की कमी हुई। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मंदी के दौरान किस देश में सितंबर अक्टूबर 1932 में सितंबर अक्टूबर 1932 में राष्ट्रीय भूख यात्रा नेशनल हंगर मार्च निकाली गई। मंदी के दौरान किस देश में जो सितंबर अक्टूबर 1932 में राष्ट्रीय भूख यात्रा नेशनल हंगर मार्च निकाला गया था। इंग्लैंड के अंदर। सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि आर्थिक मंदी के प्रभाव या परिणाम से संबंधित सत्य कथनों कौन सा है। आर्थिक मंदी के परिणाम क्या रहे थे। आर्थिक मंदी के कौन कौन से परिणाम रहे थे। उन्मुक्त व्यापार नीति की समाप्ति हुई। फांसीवाद व साम्यवाद को बढ़ावा मिला। पूर्ण स्वर्ण प्रतिमान का प्रचलन नहीं। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। केनेशियन आर्थिक नीति को अपनाया गया। तो उन्मुक्त व्यापार नीति की समाप्ति हुई, फांसीवाद और साम्यवाद को बढ़ावा मिला और केनेशियन आर्थिक नीति को अपनाया गया। आर्थिक मंदी के प्रभाव में यह सम्मिलित है 1, 2 और 4। बे नंबर ऑप्शन। मंदी के बाद माइक्रो इकोनॉमी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के स्थान पर केनेशियन मैक्रो इकोनॉमी राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही है, कौन से कथन इसमें से सत्य है। पहला कि 1929 की महान मंदी ने यह साबित किया कि लेसेज फेयर का सिद्धांत उपयुक्त नहीं था। 1929 की महान मंदी ने यह साबित किया कि लेसेज फेयर का जो सिद्धांत है यह उपयुक्त नहीं था। तो पहला ऑप्शन सत्य है। दूसरा कि मंदी के उपरांत पूंजीवादी देशों में केनेशियन अर्थव्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करती थी,
अनुसरण किया गया। मंदी के उपरांत पूंजीवादी देशों में केनेशियन अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करती थी, अनुसरण किया गया। तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। इसमें दोनों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। 1 और 2 दोनों सही, 6 नंबर ऑप्शन। तो ये थे इसके प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आर्थिक मंदी से संबंधित एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें 25 प्रश्न के। अब आर्थिक मंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, इन घटनाओं को हम चार्ट के द्वारा देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी इस दौरान। तो सबसे पहले 24 अक्टूबर 1929, 24 अक्टूबर 1929 को काला गुरुवार की घटना हुई थी। 29 अक्टूबर 1929 अक्टूबर 1929 को काला मंगलवार। 1929 से 1933 का काल जो आर्थिक मंदी का मुख्य काल माना जाता है। 1931 में हुअर विलंब काल, 1 वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति सहित सभी ऋण स्थगित किए गए। 21 सितंबर 1931 ब्रिटेन द्वारा स्वर्णमान त्याग दिया गया। फरवरी 1932 में अमेरिका में पुनर्निर्माण वित्त निगम और संघीय कृषि बोर्ड का निर्माण हुआ। जून 1932 में लोसानो सम्मेलन हुआ। सितंबर अक्टूबर 1932 में इंग्लैंड में राष्ट्रीय भूख यात्रा हुई। 1932 के अंदर ओटावा समझौता हुआ। 1933 मार्च 1933 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का शपथ ग्रहण हुआ। 9 मार्च से 15 जून 1933 9 मार्च से 15 जून 1933 अमेरिकी आधुनिक इतिहास के 100 दिन न्यू डील कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अप्रैल 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वर्णमान त्यागा गया। जून 1933 में विश्व मुद्रा एवं आर्थिक सम्मेलन हुआ। 1933 में अमेरिका में नागरिक सुरक्षा सेना का गठन हुआ। इसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रीय औद्योगिक रिकवरी कानून हुआ। इसी वर्ष अमेरिका में संघीय आपातकालीन राहत प्रशासन बना। इसके पश्चात 1935 की प्रमुख घटनाएं जिनमें अमेरिका में द वर्कर्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन लागू हुआ, अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा कानून बना, अमेरिका में द वैगनर कानून बना और चीन द्वारा रजत मान का त्याग किया गया। ये सभी घटनाएं 1935 ईस्वी की है। तो ये था आर्थिक मंदी का छोटा सा चैप्टर। इसके पश्चात अगली क्लास में हम देखेंगे जापान और चीन का आधुनिकीकरण। जापान का और चीन का आधुनिकीकरण, जापान एंड चीन का जो आधुनिकीकरण 23वां चैप्टर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।